जब भी हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज में भी बताया है कि हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, उसकी हेल्प से फिर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। तो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के फॉर्मेट, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल, उससे रिलेटेड जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको डिस्कस किया बहुत अच्छे तरीके से। इस वीडियो में मैं आपको जो फॉर्मेट है बैलेंस शीट का, और ये बैलेंस शीट हम बनाते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, उसके लिए मैं बताने जा रहा हूँ कि क्या क्या कंटेंट लायबिलिटी की तरफ आते हैं और क्या क्या असेट्स की तरफ आते हैं। तो बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट के द्वारा हम इसको समझ लेते हैं कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बैलेंस शीट कैसे बनाती है, जो कि टीएस ग्रेवाल की बुक में एक सामान्य सा यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर्मेट दिया हुआ है, उसी को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहली बात लायबिलिटी की करते हैं। लायबिलिटी में जो फंड है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक है कैपिटल फंड, दूसरा है स्पेसिफिक फंड। कैपिटल फंड जो है इसके और भी नाम हैं, जैसे कि कैपिटल फंड, जर्नल फंड, कॉर्पस फंड, एक्यूमुलेटेड फंड। अगर बुक में आप स्टार्टिंग में पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको ये लिखा हुआ मिलेगा कि कैपिटल फंड इज ऑल्सो नोन एज जर्नल फंड, कॉर्पस फंड एंड एक्यूमुलेटेड फंड। अब यहाँ पर जो ये फंड है, इसी फंड के अंदर हम सरप्लस और डेफिसिट को प्लस माइनस करते हैं, जो कि हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से पता चलता है। अब यहाँ पर अगर हम, अच्छा एक पॉइंट और समझ लो, अगर यहाँ पर हमारी जो कैपिटल रिसिप्ट है उसमें लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस भी है, मान लीजिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस लिखा हुआ है, तो उस लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस को भी हम कैपिटल फंड में प्लस करके उसको क्लोज करते हैं और फिर फाइनल अमाउंट यहाँ फाइनल कॉलम में दिखाते हैं। इसके अलावा जो स्पेसिफिक फंड है इसको थोड़ा समझ लो अच्छे तरीके से। स्पेसिफिक फंड का जो ओपनिंग बैलेंस है वो रिसिप्ट एंड कैपिटल अकाउंट में आपको मिल जाएगा। अब ड्यूरिंग द ईयर अगर उस स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड कोई डोनेशन मिलती है सपोज टू, तो उस डोनेशन को भी उस स्पेसिफिक फंड में ही प्लस कर देंगे। अगर मान लीजिए उस स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड कोई रिसिप्ट्स मिलती है आपको, रिसिप्ट्स मान लीजिए हमारे पास जो है वो क्रिकेट के लिए, क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए फंड है, और क्रिकेट टूर्नामेंट का हम टूर्नामेंट जब कराते हैं तो कोई टिकट वगैरह सेल करके हमें रिसिप्ट मिलती है, तो उस रिसिप्ट को भी हम फंड में ही प्लस करेंगे, ना कि इनकम में दिखाएंगे। दूसरी बात, अगर हमारा उस स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड कोई एक्सपेंडिचर होता है, खर्चा होता है, तो उसको हम डायरेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाएंगे, उस एक्सपेंडिचर को भी हम पहले उस फंड से मैनेज करेंगे और फिर फाइनल करके यहाँ पे दिखाएंगे बचा हुआ जो भी फंड है उसको। इसके अलावा जो करंट लाइबिलिटीज़ है उसमें फंड के अलावा जो करंट लाइबिलिटीज़ होती है उसमें जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, ये सब हम यहाँ पे दिखाते हैं। या जैसे सब्सक्रिप्शन यहाँ पे मिलता है तो कई बार हम क्या करते हैं कि सब्सक्रिप्शन एज ए एनपीओ हम एडवांस में ले लेते हैं, तो ये एक तरीके की एडवांस इनकम हो गई, तो ये सब लाइबिलिटी का पार्ट है। अगर हम वहीं असेट्स की बात करते हैं तो असेट्स में जैसे बिल्डिंग है तो बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस जो भी रिसिप्ट एंड पेमेंट में आपको पेमेंट की तरफ दे रखा होगा उस ओपनिंग बैलेंस को हम लिखेंगे। और ओपनिंग बैलेंस के अंदर अगर कोई एडिशन हुआ है, मतलब हमने और कोई बिल्डिंग परचेज की है, तो वो पेमेंट के अंदर हमें पता चल जाता है। तो एक्चुअली होता क्या है कि क्वेश्चंस में ना ओपनिंग बैलेंस बिल्डिंग का दे रखा होगा तो उसको आप लिखो। फिर रिसिप्ट एंड पेमेंट में जो पेमेंट वाला पार्ट है उस तरफ आपने दिखा रखा होगा कि बिल्डिंग के नाम से 1,000 रुपये, 1,00,000 रुपये और लिखा हुआ है, तो समझ लो कि 1,00,000 रुपये आपने एडिशन और बिल्डिंग खरीद ली, उसको भी प्लस करो। और जो डेप्रिसिएशन बनता है ओवरऑल बिल्डिंग पे उसको माइनस करके फाइनल वैल्यू यहाँ पे दिखा दो। इसी तरीके से फर्नीचर, प्लांट, जहाँ जहाँ डेप्रिसिएशन, एडिशन वगैरह जो भी होता है जिस असेट से रिलेटेड, उसको प्लस माइनस करके फाइनल करेंगे। देन अगर कोई सब्सक्रिप्शन जैसे हमने यहाँ पे एडवांस में ले लिया था, इनकम है तो ये लाइबिलिटी बन गया। उसी तरीके से कई बार सब्सक्रिप्शन हमारा एक्रूड हो जाता है, मतलब हम अर्न तो कर लेते हैं लेकिन हमें नहीं मिलता, तो सब्सक्रिप्शन इन एरियर इसलिए असेट्स में आता है। एक्रूड इंटरेस्ट भी असेट्स में आएगा, इन्वेस्टमेंट अगर हम करते हैं वो भी असेट्स में आएगा, या कोई प्रीपेड एक्सपेंसेस है तो वो भी असेट्स में आएगा, कैश बैंक वगैरह वो भी असेट्स में आएगा। तो ये सिंपल सा फॉर्मेट है। आगे हम जब फुल फ्लैश क्वेश्चंस करेंगे बैक टू बैक तो वहाँ आपको ये सब यूज होने वाला है। अब मैंने आपको जो प्रीवियस वीडियोस हैं उसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का भी A to Z सब कुछ बता दिया है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से रिलेटेड भी बता दिया है, बैलेंस शीट से रिलेटेड भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर इस फॉर्मेट के द्वारा दे दी गई है। अब जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम काफ़ी कुछ यहाँ पे सीखने वाले हैं। अब मैं आपको कंटिन्यूएशन में एक छोटा सा पॉइंट और बता दूँ कि टीएस ग्रेवाल की बुक में ना ये इलस्ट्रेशन नंबर 5 है। इस इलस्ट्रेशन नंबर 5 में 6 कंडीशंस दी गई हैं, तो आप ना ये 6 कंडीशंस अगली वीडियो में मैं डाल रहा हूँ। अगली वीडियो में इसी 5th नंबर इलस्ट्रेशंस के ऊपर बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने इसको यहीं कंटिन्यू कर दिया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप इसको जरूर देख लेना। अगर ये इलस्ट्रेशन 5 आपको समझ में आ गया तो आप ये समझ के चलना कि ये चैप्टर आपका 70% क्लियर हो गया बच्चों। और मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से दिल से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको मेरे लेक्चर्स समझ में आ रहे हैं तो ज़रा कमेंट्स ज़रूर कर देना और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना बच्चों। थैंक यू सो मच।